यदि आपने कोई दहेज की मांग नहीं की है, आपने कोई मारपीट नहीं की है, आपने कोई उत्पीड़न नहीं किया है, बावजूद इसके एक दिन आपको अचानक ये पता चलता है कि आपकी पत्नी ने आपके खिलाफ़, आपके परिवार वालों के खिलाफ़, आपके माता पिता के खिलाफ़, आपके भाई बहन के खिलाफ़, बहन बहनोई के खिलाफ़ दहेज उत्पीड़न का झूठा मुकदमा लिखवा दिया है, तब आप एक संग शॉक्ड हो जाते हैं। आपकी समझ में नहीं आता है कि मैंने तो कुछ किया नहीं, अचानक से ये इस तरीके का मुकदमा क्यों लिखा दिया, और आपकी समझ में नहीं आता है कि मैं इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करूं। यदि आपके सामने ऐसी कोई सिचुएशन है या आपके किसी रिश्तेदार मिलने वाले के सामने सिचुएशन है, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। आज मैं आपको बताऊंगा 6 ऐसे ज़रूरी स्टेप जो आपको लेने हैं और 3 ऐसे महत्वपूर्ण कार्य जो आपको नहीं करने हैं। क्योंकि मुझे 23 साल हो गए वकालत करते हुए, मैं 23 साल के अनुभव के आधार पर ये बात कह रहा हूँ कि मैंने बहुत लोगों के जीवन को इस मुकदमेदारी में बर्बाद होते देखा है। साथियों, मेरा नाम अरविंद मलिक है, पेशे से मैं अधिवक्ता हूँ। साथियों, 498A ये महिलाओं के उत्पीड़न के बचाव के लिए एक बहुत सशक्त कानून है जिसकी आवश्यकता हिंदुस्तान के अंदर है और इसका होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब हाल फिलहाल के समय में ये देखने में आया है कि बहुत सारे केसेस दहेज उत्पीड़न के झूठे होते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये माननीय उच्च न्यायालय और माननीय उच्चतम न्यायालय बार बार इस बात को कह रहे हैं कि दहेज उत्पीड़न के मामले में झूठी शिकायतें हो रही हैं। साथियों, अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपके साथ या आपके किसी मिलने वाले के साथ होती है, तो सबसे पहला आपको जो काम करना है, आप पैनिक ना लें और कंप्लेंट की कॉपी लें। कॉपी को आराम से देखें, आराम से पढ़ें, उसका अध्ययन करें। दूसरा काम जो आपको करना है वो ये है कि आप एविडेंस को कलेक्ट करें। आपके पास जो भी व्हाट्सएप चैट है या कोई कॉल रिकॉर्डिंग है या आपने बैंक के ट्रांजैक्शन कुछ हैं आपके पास या कुछ फ़ोटो हैं, ट्रैवलिंग के कुछ डॉक्यूमेंट हैं, तो वो आप अपने पास सुरक्षित रखें। उसके बाद जो तीसरा आपको काम करना है, किसी अनुभवी एडवोकेट से आपको इस मामले में एडवाइस लेना है। आप उनके पास जाएं मिलने, सारे अपने एविडेंस दिखाएं, सारे तथ्य उन्हें बताएं और उनसे सलाह लें। उसके बाद में नंबर 4 पर आपको पुलिस से जाके कांटेक्ट करना है। आप पुलिस से मिले जाके। यहाँ मैं ये बताना चाहूँगा आपको, आप डरें नहीं। पुलिस आपको दहेज उत्पीड़न के मामले में डायरेक्ट अरेस्ट नहीं कर सकती। अरेस्ट करने से पहले उसको धारा 35(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत आपको नोटिस देना अनिवार्य है। अगर वो नोटिस नहीं देती है तो उससे पहले वो आपको अरेस्ट नहीं कर सकती। यदि आपको ये जानना है कि वो नोटिस क्या होता है, नोटिस की क्या कंडीशन होती हैं, तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें और सर्च करें, आपको वीडियो मिल जाएगा। उस वीडियो को आप देख लें, पूरी जानकारी उसमें दी हुई है। उसके बाद आप पुलिस को सारे तथ्य सही बताएं। पुलिस से बैठ के बात करें, सारी बात बताएं उनको, जो भी सही तथ्य हैं। इसके बाद आप उनको सबूत दिखाएं, जो भी सबूत आपके पास हैं। अगर आपके तथ्य सही हैं और आपके सबूत सही हैं, क्योंकि कानून केवल बातों से नहीं चलता है, कानून को साक्ष्य चाहिए और जो आरोप लगाए गए हैं उनका कुछ आधार चाहिए। अगर वो नहीं है तो पुलिस आपके केस को खारिज कर सकती है, आपके मुकदमे को बंद कर सकती है। अगर पुलिस ऐसा नहीं करती है तो आप धारा 528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत आपके राज्य में जो भी उच्च न्यायालय हैं, उच्च न्यायालय पे जाकर आप एक याचिका दायर कर सकते हैं और वहाँ ये मांग कर सकते हैं कि ये मुकदमा झूठा है, ये आधार है, उस आधार पर इस मुकदमे को ख़त्म किया जाए। माननीय उच्च न्यायालय आपको जमानत भी दे सकता है और आपको स्टे भी कर सकता है आपकी अरेस्टिंग पे और मुकदमे को ख़त्म भी कर सकता है। और इसके साथ में अगर आप डायरेक्ट हाई कोर्ट नहीं जाना चाह रहे हैं तो आप अपने संबंधित सेशन कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंटीसिपेटरी बेल एक ऐसा प्रावधान है जो आपको गिरफ्तारी से बचाव का एक माध्यम है। अगर आपको एंटीसिपेटरी बेल के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो उसके बारे में भी मैं वीडियो बना चुका हूं। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और सर्च करें, आपको मिल जाएगा। आप उसमें एंटीसिपेटरी बेल के बारे में पूरी जानकारी आप ले सकते हैं।
इसके बाद 3 महत्वपूर्ण कार्य हैं जो आपको नहीं करने हैं। सबसे पहला कार्य, आपको सोशल मीडिया पे भड़ास नहीं निकालनी है। ये अगर आप ऐसा करते हैं तो वो आपके खिलाफ डॉक्यूमेंट के रूप में यूज हो सकता है और आपके खिलाफ जा सकता है। दूसरा, आप जाके अपनी वाइफ से या उसके मायके वालों से डायरेक्ट आप जाके कोई लड़ाई झगड़ा ना करें, इससे भी आपका केस खराब होगा। तीसरा कार्य जो आपको नहीं करना है, वो पैनिक में आके कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जो आपके किसी तरीके से खिलाफ जाए। ये कार्य आपको नहीं करने हैं। अगर ये आप कार्य करेंगे तो इससे आपको नुकसान होगा। साथियों, दहेज प्रथा का ऐसा नहीं है कि सारे मामले झूठे होते हैं, बहुत सारे मामले सच्चे भी होते हैं। इस वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ ये है कि जो झूठे मुकदमे हो जाते हैं उनके बारे में किस तरीके से हम अपना बचाव करें। साथियों, अगर ये जानकारी आपके काम की है, अगर इस जानकारी से आपको कोई फ़ायदा हुआ है या इससे आपकी कोई जानकारी बढ़ी है, तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरीके से कानूनी जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।